नमस्ते, मैं विक्रांत न्यूज़टेक.com के लिए आपसे पहले वादा किया गया था कि बजट पर एक हफ्ते चर्चा होगी और हमने 2 बजट पे चर्चाएं पूरी कर ली हैं। एक तो भारत का पहला बजट कैसा था और दूसरा बजट भारत का बनता कैसे है। अब आज हमारा ये तीसरा चर्चा का वीडियो है और आज इस लाइव चर्चा के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम आपकी इस बजट से उम्मीदें क्या हैं। मोदी सरकार का जो ये बजट आने वाले 1 फरवरी को पेश होगा, इसमें किसानों की क्या उम्मीदें हैं, महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, उद्योग धंधों की क्या उम्मीदें हैं, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, जैसे तमाम पहलुओं पर हम आज ये लाइव चर्चा करेंगे। तो बजट इस बार का ऐसे समय पर आ रहा है कि लोगों की निगाहें बड़ी रहने वाली हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव एक नहीं 5-5 राज्यों में होने वाले हैं और 2 तो वो राज्य हैं जहां किसान बड़ी मजबूती से उपलब्ध हैं और उनका मत तय कर सकता है कि उत्तर प्रदेश या पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इस बार के बजट पर सबकी निगाहें होंगी और सरकार भी इस बार के बजट से यह तय करने का प्रयास करेगी कि कहीं ना कहीं से उसे कुछ राजनीतिक फायदा भी जरूर मिल जाए। तो आज की हमारी ये लाइव चर्चा बजट से हमारी उम्मीदों पर है। हमारी उम्मीदों का मतलब मेरी अपनी उम्मीदें, आपकी अपनी उम्मीदें, नौकरी करके सैलरी कमाने वाले लोगों की उम्मीदें, खेतों में काम करने वाले किसान की उम्मीदें, उद्योग धंधा चलाने वाले छोटे व्यापारियों की उम्मीदें। तो ऐसे तमाम हिस्से हैं हमारे अर्थव्यवस्था के, हमारे अपने समाज के, जो बजट से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। तो आज बात इन्हीं तबकों की होगी। तो हमने आज पहला तबका चुना है किसानों का। किसानों में बड़ी नाराजगी है और नाराजगी सिर्फ कृषि कानूनों से नहीं है, नाराजगी कई ऐसी चीजों से है जो सरकार ने इनसे वादे किए थे। पहला वादा था कि इनकी फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा, एमएसपी लागत की 1.5 गुना दी जाएगी। दूसरा वादा जो इस बार सरकार से बार बार पूछा जाएगा, इसी फरवरी में 28 फरवरी को पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री ने बरेली में एक सभा की थी, आज से 5 साल पहले की घटना है। उन्होंने उस सभा में कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। 2022 का वो महीना आ गया, वो दिनांक आने वाला है और इस बार इस वादे पर सरकार से किसान सवाल करेंगे कि उनके आय दुगनी करने के वादे का क्या हुआ। तो इस बार के बजट पर सारे किसानों की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि 2022 तक हमारी आय दुगना करने का वादा करने वाली मोदी सरकार इस बार हमारे लिए लेकर क्या आ रही है। तो कुछ चीजें हो सकती हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों के हक में अपना फैसला सुना दें और बजट में कुछ अच्छे प्रावधान कर दें, क्योंकि कृषि कानूनों के बाद से किसान समुदाय के बीच में इस सरकार के लिए बड़ी नाराजगी हुई है और सिर्फ नाराजगी नहीं हुई है बल्कि एक बहुत नकारात्मक माहौल भी बना है। तो सबसे पहली उम्मीद तो यह की जा रही है कि इस बार के बजट में एमएसपी के लिए अलग से बजट की घोषणा की जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि कई और अन्य फसलें जो एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती हैं उनको भी खरीदा जाएगा। तो किसानों को पहली उम्मीद इस बजट से तो यह है कि उनकी सभी फसलों की एमएसपी घोषित करने की बात इस बार के बजट में कर दी जाए और उस एमएसपी के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी कर दिया जाए, अलग से बजट के जरिए पैसा भी दे दिया जाए। वैसे ही दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो किसानों ने दिल्ली मार्च कर दिया था। देश के हर कोने से किसान दिल्ली पहुंचे थे और सरकार से अपनी फसलों के दाम का वाजिब मांग रख रहे थे। तब सरकार ने उस बार के अपने अंतरिम बजट में किसानों के लिए 6,000 रुपए की सम्मान निधि लाई थी। इस बार के बजट से यह उम्मीद है कि वर्तमान मोदी सरकार किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना बढ़ा कर सकती, यानी कि 9,000 रुपए कर सकती है। अगर ऐसा सरकार करती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक न्यूनतम ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है। तो इस बार के बजट से किसानों को यह उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्हें 6,000 रुपए की दी जाती है, इस बार सरकार वो किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए कर सकती है।
और भी कर सकती है और भी बढ़ा दे तो किसानों के हित में बहुत अच्छा होगा। फिर एक और चीज है, सरकार जीरो बजट फार्मिंग की बात करती है, लेकिन जीरो बजट फार्मिंग का मतलब यह नहीं होता है कि आप बिना पैसा लगाए खेती कर लेंगे। जीरो बजट फार्मिंग का जो ढांचा है उसको भी खड़ा करने के लिए बजट और वित्त की जरूरत पड़ती है। सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बाजार कहां है। तो इस बार के बजट में किसानों को उम्मीद है कि जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर पिछले कई बजटों से लगातार सरकार जो है जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग का झुंझुना बजा रही है, लेकिन इस बार के किसान को उम्मीद है कि इस बार के बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के उत्पादों के लिए बाजार बने, इसके लिए भी एक विधिवत घोषणा की जाएगी। तब जाकर कहीं किसानों के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। और साथ ही साथ सरकार से यह भी उम्मीद है कि जो दोगुनी आय का वादा किया गया था, इस बार के बजट में स्पष्ट ढांचा, स्पष्ट उसका एक मौलिक स्वरूप पेश किया जाए कि पिछले 5 साल में किसानों की कितनी आय बढ़ी है और किस तरीके से इस बार फरवरी 2022 में आप यह साबित करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। तो यह किसानों के संदर्भ में बजट से उम्मीदों पर बात हो गई। अब वेतन भोगियों की बात है। जो लोग सैलरी कमाते हैं उनको क्या चाहिए? सैलरी कमाने वाले लोगों के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, उन्हें भी बहुत से टैक्स देने पड़ते हैं। और जिस तरीके से कोविड के दौरान उनके अपने खर्चे बढ़े हैं, स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ा है, उनकी सैलरी में कटौती की गई है, उन्हें उम्मीद है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। जो लोग सैलरी पे टैक्स भरते हैं उन्हें बेहतर पता होगा। उसकी अभी निर्धारित राशि 50,000 रुपए की है। वेतन भोगियों को इस बात का बड़ा भरोसा है कि इस बार सरकार उनके हित में भी सोचेगी और इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को उनकी मांग है कि 1 लाख रुपए बढ़ा दी जाए, 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी जाए। एक तीसरा हिस्सा है और यह तीसरा हिस्सा कोविड के दौरान देखने को मिला है वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फ्रॉम होम तो बहुत अच्छी चीज थी कि आप घर से काम कर सकते थे, लेकिन उस दौरान ऐसे बहुत से खर्चे थे जो कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया और वो खुद की सैलरी से लोग लगा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिक का चार्ज, इंटरनेट का चार्ज, ऑफिस चार्ज, कंप्यूटर का चार्ज। ऐसे तमाम खर्चे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से भी लागू होते हैं। तो टैक्स के मामलों की जो सबसे अच्छी संस्थान है आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो संस्थान है, उसने इस बार बजट में सरकार से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले लाभार्थियों को भी, वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले सभी कामगारों के लिए कुछ विशेष राहत पैकेज लाई जाए और उनको कुछ सुविधाएं दी जाए। वैसे ही इस बार एक विशेष पैकेज की भी जरूरत है। कोविड-19 के लगातार हमलों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत टूट आई हुई है और इस टूट की वजह से लोगों की आय घटी है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी के साथ साथ करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इस बार लोगों को उम्मीद है कि सरकार खपत बढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए इस बार किसी विशेष पैकेज को जो है घोषणा करेगी। लेकिन अब इस विशेष पैकेज से होगा क्या? बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर हम कोई ऐसा पैकेज लाते हैं जिसमें आबादी के न्यूनतम 30% या 40% लोगों को नकदी देकर उनसे खपत करने के लिए अगर कहा जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव यह पड़ेगा कि बड़ी सामान्य सी बात है कि जब हम आपके पास पैसे आएंगे तो हम बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे तो चीजों की मांग करेंगे, चीजों की मांग करेंगे तो चीजों की खपत होगी और इसके बीच में क्या होगा? तो जब बाजार में मांग लौटेगी तो बाजार की रंगत लौट जाएगी। जब चीजों की खपत बढ़ेगी तो चीजों के उत्पादन को बढ़ाना होगा और जब चीजों का उत्पादन बढ़ेगा, तो जब चीजों का उत्पादन बढ़ने लगेगा तो उत्पादन के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और जब लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनियां लोगों को अपने उत्पादन स्थल पर बुलाएंगी, तो इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जब नए रोजगार के अवसर पनपेंगे तो लोगों की आय पनपेगी और जब लोगों को आय मिलेगा तो वो फिर बाजार जाएंगे, फिर खपत करेंगे, फिर मांग आएगी और अर्थव्यवस्था का जो पहिया हमारे संदर्भ में, हमारे देश में थम गया है, वो फिर से बहुत तेज तेज से घूमने लगेगा। तो इसलिए इस बार के बजट से यह भी उम्मीद है कि सरकार कोई विशेष राहत पैकेज के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि अर्थव्यवस्था में जो आय, मांग, रोजगार का पहिया थम गया है उसको दोबारा कैसे चालू किया जाए। उसके बाद कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों की मौतें हुई हैं।
और उन मौतों पर मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कहा। तो इस बार के बजट में उम्मीद है कि सरकार एक विशेष पैकेज उन लोगों के लिए भी लाए जो कोविड-19 की महामारी में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। कम से कम उनके परिवारों को संभालने के लिए एक निश्चित राशि की घोषणा इस बार के बजट में की जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोविड-19 के दौरान बहुत से लोग बीमार हुए थे। कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, देश के महंगे महंगे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल में जगह जब नहीं मिल पाई तो लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया कि उनकी जिंदगी बच जाए। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को टैक्स वगैरह में कोई रियायत नहीं दी गई है। तो इस बार उम्मीद है कि उन लोगों को भी टैक्स में रियायत दी जानी चाहिए जिन लोगों ने कोविड के दौरान अपना एक बहुत बड़ा कमाया हुआ हिस्सा अपनी जिंदगी बचाने में मेडिकल और दवाइयों पर खर्चा कर दिया। तो इस बार उनको भी इस बार के बजट से बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। उसके बाद छोटे मझोले उद्योग हैं। कहा जाता है कि भारत की जो बुनियाद है वो बड़ी कंपनियों पर नहीं बल्कि छोटे और मझोले कंपनियों पर चलती है। और क्यों ही ना कहा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था में 94% हिस्सा तो असंगठित क्षेत्र का है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस बार इन लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। कम से कम जीएसटी के रेट कम किए जाएं, इनके लिए एक विशेष पैकेज लाया जाए। सिर्फ कर्ज दे देने से ये छोटे व्यापारी या छोटे उद्योग नहीं बच सकते हैं। इनके लिए कोई एक ऐसा वित्तीय पैकेज लाइए जो इनको सीधा पैसा देता हो। अभी तक सरकार ने जितने भी प्रयोजन किए हैं इन कंपनियों को बचाने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा प्रयोजन कर्ज के रूप में किया गया है। लेकिन इन कंपनियों की बात यह है कि हम कर्ज लेकर मांग और उत्पादन कैसे कर सकते हैं। बाजार में मांग नहीं है। हम कर्ज लेकर अगर उत्पादन कर भी देंगे तो हमारी चीजें बिकेंगी कहां। तो इसलिए इस बार छोटे और मझोले उद्योगों की उम्मीदें ये हैं कि कम से कम उनके लिए कोई एक विशेष वित्तीय पैकेज लाया जाए और इस विशेष वित्तीय पैकेज के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों को कोविड-19 के इस पूरे संकट में जो झटके लगे हैं उससे उबारा जाए। वैसे ही एक और चीज है जो नई पीढ़ी को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, क्रिप्टो करेंसी। बहुत बड़ी आबादी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही है, बहुत पैसा कमा भी लोग रहे हैं, लेकिन सरकार इसे कानूनी नहीं मानती है। तो इस बार के बजट में कम से कम ये तो जरूर घोषणा हो जाए कि क्रिप्टो करेंसी पे कमाने वाले लाभ को कर के ढांचे में लाया जाएगा। टैक्स की क्या रेट हो सकती है, और कम से कम सरकार इस बार के बजट में यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि जिस क्रिप्टो करेंसी की घोषणा सरकार ने की थी कि वह अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लाएगी, कम से कम उस डिजिटल करेंसी की घोषणा इस बार के आधिकारिक रूप से बजट में कर दी जाए। वैसे ही 8वां और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आज के इस पूरे चर्चा का हिस्सा है, वो है बेरोजगारी। भारत बेरोजगारी के उस बारूद पर बैठा है जो बहुत जल्द फटने वाला है। और अभी हमने आरआरबी और एनटीपीसी के मामलों में देखा कि किस तरीके से छात्रों का धैर्य टूट गया और सरकार के पसीने छूट गए इन छात्रों को समझाने में। तो बेरोजगारी को लेकर इस बार के बजट में सबसे अधिक बात होनी चाहिए। किसान के साथ साथ बेरोजगारी अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस बार के बजट में लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलेंगी, उस पर अपना कम से कम एक खाका तो पेश किया जाए कि इस देश के बेरोजगार लोगों को नौकरियां कैसे दी जाएंगी, वो कौन से तरीके हैं जैसे जिन तरीकों से इस देश की इतनी बड़ी बेरोजगार आबादी को नौकरी दी जा सकती है। अगर आपने वादा 2 करोड़ नौकरियों का किया था तो उन 2 करोड़ नौकरियों का खाका कहां है। तो बेरोजगारी के बारूद पर बैठे इस भारत के लिए इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं, वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से यह उम्मीद है कि इस बार के बजट में वो बेरोजगारों के लिए बात रखेंगी, कम से कम बेरोजगारों को रोजगार देने का एक खाका पेश करेंगी, एक स्पष्ट आंकड़ा दिया जाए, एक स्पष्ट नंबर दिया जाए और यह बताया जाए कि इस बार के बजट के जरिए कितने रोजगार के अवसर सृजन हो सकते हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए इस बार के बजट में सबसे अधिक उम्मीद किसानों के बाद युवाओं को रहने वाली है। बेरोजगारी के बारूद पर बैठे इस भारत को कहीं ना कहीं अब रोजगार देने के एक बहुत बड़े खाके की जरूरत है और इस बार के बजट से हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार कोई ना कोई एक खाका जरूर पेश करेंगी जिससे इस देश की बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है।
तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर इस बार के बजट में लोगों को उम्मीदें हैं। एक और हिस्सा है, वो हिस्सा है आधी आबादी का, यानी कि महिलाओं का, कि महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। महिलाओं के अगर संदर्भ में हम देखेंगे तो सबसे पहली तो उनकी जो सबसे बेसिक जरूरत थी, जिसमें सरकार ने काम भी किया है, उज्ज्वला योजना पे हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से गैस के दामों में वृद्धि हुई है, इस पर काम किया जाएगा। मुफ्त सिलेंडर के साथ साथ अगर सस्ता सिलेंडर हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो इस देश की बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त सिलेंडर देने का कोई फायदा नहीं है, तो उस पर काम किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें दिया जाने वाला वित्तीय मदद जो भी है उसको बढ़ाया जाए। महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में बड़े विशेष पैकेज की घोषणा की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कारपोरेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक महिलाओं की आधी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस बार के बजट से हमारी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उनके लिए भी एक विशेष पैकेज का ऐलान इस बार के बजट में किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क बिना महिलाओं को अपनी वृद्धि में शामिल किए बिना विकसित नहीं हो सकता है। तो इस बार के बजट में महिलाओं के संदर्भ में भी हमारी ये उम्मीदें कायम है। तो खैर बहरहाल जो भी बजट आएगा 1 फरवरी को, उस पर भी हमारी मुलाकात होगी और इसके साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के बजट में क्या मिला है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बजट से जुड़ी चीजों पर हमारे साथ आप लाइव संवाद में जुड़े रहिए, और कल हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके सवाल लेंगे और उन्हीं सवालों के जरिए परसों के बजट को समझने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए इस सरकार ने इस बार के बजट में क्या रखा है। तो नमस्ते, मैं विक्रांत, जय हिंद, जय भारत।